यहाँ पर हम लातविया से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं टिल वीज़ा प्रोसेस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में वो आता है इनटेक को लेकर। सो बेसिकली अगर हम इनटेक्स की बात करें सर लातविया में, तो लातविया में 2 इनटेक रहते हैं, सितंबर इनटेक एंड फरवरी इनटेक। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट बैचलर्स के लिए जा रहा है तो उसका 10th 12th। तो क्या लातविया में गैप एक्सेप्टेबल है? 1 to 2 years का एक्सेप्टेबल है फॉर बैचलर्स, लेकिन स्टूडेंट को जस्टिफाई करना होता है अपना गैप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज़। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा डिस्कशन है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूरोप में अपना फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करते हैं वो फेस करते हैं ओवरऑल प्रोसेस और एक ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ से उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो बेसिकली हमारे आज का जो डिस्कशन का मोटिव है वो यही है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं हम उनको प्रॉपरली सारा इन्फॉर्मेशन एक जेन्युइन वे में उनके पास हम उनको प्रोवाइड करा पाएँ, जहाँ पर कि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी उसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंट्री जो भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी वहाँ पर वीज़ा अवार्ड हो चुका है और वो फाइनली अपना वहाँ पर अभी अपना हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं। तो यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप अपने आप में एक काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो कंट्रीज़ लेके आते हैं वो लेके आते हैं शेंगेन कंट्रीज़। शेंगेन कंट्रीज़ के अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अदर शेंगेन कंट्रीज़ में विदाउट एनी एडिशनल वीज़ा रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के वो ट्रैवल कर सकता है, वहाँ पर जॉब भी कर सकता है और फर्दर कोर्सेज भी कर सकता है। तो यहाँ पर शेंगेन कंट्रीज़ का अपना एक अलग बेनिफिट है, तो हम स्टूडेंट्स के लिए शेंगेन कंट्रीज़ से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशंस लेके आते हैं। तो यहाँ पे आज जिस कंट्री के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो कंट्री है लातविया। लातविया शेंगेन जोन में आता है, जहाँ पर आपको जो वीज़ा मिलता है वो शेंगेन वीज़ा मिलता है, जिससे कि आप अदर शेंगेन जोन्स में अलग अलग शेंगेन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, कल्चर को एंजॉय कर सकते हैं, प्लस जो वेरियस वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी आप डेफिनेटली उन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में मेरे साथ है इल्मा। यहाँ पर हम लातविया से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं टिल वीज़ा प्रोसेस, और वीज़ा प्रोसेस के बाद में वीज़ा मिलने के बाद में भी आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। यू विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग स्पेसिफिकली फॉर लातविया। तो इल्मा, लातविया की अगर हम बात करते हैं तो लातविया में अपने स्पेसिफिकली अगर हम इस बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में वो आता है इनटेक को लेकर के। तो लातविया में कितने इनटेक्स होते हैं और उसमें मेजर इनटेक क्या रहता है, स्टूडेंट को उसके लिए एप्लीकेशन कब स्टार्ट करना है अपना, तो प्लीज़। सो बेसिकली अगर हम इनटेक्स की बात करें सर लातविया में, तो लातविया में 2 इनटेक रहते हैं, सितंबर इनटेक एंड फरवरी इनटेक। अगर मेजर इनटेक की बात की जाए तो मेजर इनटेक सितंबर इनटेक रहता है। एंड अगर एप्लीकेशन कब हमें स्टार्ट करनी है, तो अगर स्टूडेंट सितंबर इनटेक के लिए जा रहा है तो एप्लीकेशन उसको अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट करनी होती है। एंड अगर वो फेब इनटेक जा रहा है तो उसको एप्लीकेशन अपना सितंबर अक्टूबर स्टार्ट करना होता है। ओके, एप्लीकेशंस का डेडलाइन क्या रहता है, कब तक स्टूडेंट को, अगर लेट से अगर वो सितंबर इनटेक के लिए जा रहा है तो आइडियली स्टूडेंट को कब तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है यूनिवर्सिटी? सर बाय जून लास्ट ऑनवर्ड्स। ओके, एंड फॉर फैब इनटेक? फैब इनटेक बाय नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली डेडलाइंस रहती है यूनिवर्सिटीज की। सो अगर स्टूडेंट लातविया में जाना चाहते हैं तो उनके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, आपका एक विंटर इनटेक हो गया और एक आपका फैब इनटेक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर जब भी स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन इनिशिएट करता है तो दे हैव टू फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट्स विद अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं? तो बेसिकली अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो अगर स्टूडेंट बैचलर्स के लिए जा रहा है तो उसका 10th 12th लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑब्वियसली यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, MOI या फिर आइल्स। स्टूडेंट की एप्लीकेशन MOI के बेसिस पे भी एक्सेप्टेबल है। एंड अगर आइल्स के साथ जा रहा है तो मिनिमम जो बैंड रिक्वायर्ड रहता है वो 6.0 नॉट लेस देन 5.5 रहता है। साथ ही उसका पासपोर्ट, उसका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसका CV
एंड उसके जो भी अगर कोई अचीवमेंट्स हैं तो वो उनको भी अटैच कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ओके। अभी जैसे रिसेंटली काफ़ी सारे मेरे पास क्वेरीज आए स्टूडेंट्स के, जहाँ पर मेजरली स्टूडेंट्स का 1 और 2 ईयर का गैप रहता है अपने प्रीवियस स्टडीज़ में, और वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। तो क्या लातविया में गैप एक्सेप्टेबल है? सर सपोज अगर स्टूडेंट ने 12th करा है, बीच में गैप है उसका 1 to 2 ईयर का, एंड अब वो बैचलर्स के लिए जाना चाहता है, तो गैप 1 to 2 ईयर्स का एक्सेप्टेबल है फॉर बैचलर्स, लेकिन स्टूडेंट को जस्टिफाई करना होता है अपना गैप। एंड अगर हम मैक्सिमम मास्टर्स की बात करें तो 5 to 7 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है फॉर मास्टर्स, लेकिन अगेन यहाँ पे स्टूडेंट को अपना जो गैप है वो जस्टिफाई करना होता है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ओके। तो वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो ऑब्वियसली वो उसके प्रोफाइल में और ज़्यादा उसको बेनिफिशियल रहने वाला है। यस सर। ओके। नेक्स्ट आपने बोला था कि स्टूडेंट एमओआई के बेसिस पे भी अपना एप्लीकेशन कर सकता है। तो एमओआई का कोई सर्टेन क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट अभी रिसेंटली अगर पास आउट है तो ही वो एमओआई के बेसिस पे कर सकता है, या अगर स्टूडेंट 1 ईयर पहले पास आउट हुआ है तब कर सकता है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया? नहीं सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट ने प्रीवियस एजुकेशन कभी भी किया है वो एमओआई के बेसिस पे अपना एप्लीकेशन कर सकता है, लेकिन ये वेरी करता है कोर्स टू कोर्स, क्योंकि सम यूनिवर्सिटीज में आस्क फॉर द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज। ओके। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली अपना आइल्स है, या उसके साथ में डुओलिंगो, टॉफल भी स्टूडेंट सबमिट कर सकता है? सर यहाँ पे आइल्स, टॉफल एंड ड्यूलिंगो तीनों चीज़ें एक्सेप्टेड है बाय द यूनिवर्सिटीज। सो मिनिमम जो उसको प्रोफिशिएंसी चाहिए दैट इज फॉर B1 लेवल और B2 लेवल? सर B2 लेवल। B2 लेवल Yes, sir. मिनिमम होना चाहिए। ग्रेट। नाउ कम्स टू द ट्यूशन फी। तो अगर हम ट्यूशन फी की बात करते हैं तो एवरेज ट्यूशन फी कितना होने वाला है स्टूडेंट का फॉर बोथ बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स? सर एवरेज ट्यूशन फीस जो स्टार्ट होगा फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स दैट विल बी फ्रॉम 3,500 euro to 4,500 euro पर ईयर। ओके। सो अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल कॉस्ट इन बिटवीन 3 lakhs to 4.5 lakh on an average basis. Yes. Okay, so student can pay this fee in installments also, or student need to submit full year tuition fee before filing visa like that? उसमें स्टूडेंट को लिवरेज मिलता है कि ये फीस मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकता है वो, या उसको फ़ी पूरा वीज़ा से पहले ही सबमिट करना होगा? सर बेसिकली अगर स्टूडेंट जाता है तो फर्स्टली तो वहाँ पे जो इंटरव्यूज़ रहते हैं उसके लिए ट्यूशन एप्लीकेशन फ़ी स्टूडेंट को पे करना होता है। एप्लीकेशन फ़ी जब स्टूडेंट पे करता है तो उसका पूरा जो भी इंटरव्यू सेशन रहता है वो, उसके बाद अगर उसको एक्सेप्टेंस मिलता है एंड स्टडी अग्रीमेंट साइन वगैरह वो करता है तो उसके बाद उसको यहीं से ट्यूशन फीस पे करके जानी होती है फॉर 1 ईयर। ओके। तो देखिए इट विल बी मोर फ्रूटफुल अगर ये आप पूरा प्रोसेस एक स्ट्रीमलाइन वे में बताएं कि पहले स्टूडेंट ने एप्लीकेशन किया, फिर उसको वहाँ से कंडीशनल ऑफर लेटर मिला। ऐसा आई थिंक ऐसा एक कुछ तो प्रोसेस, प्री डिफाइंड प्रोसेस रहता होगा, सो दैट कि व्यूअर्स जब उसको देखे तो दे विल हैव क्लियर आइडिया अबाउट इट कि हाँ हमारे एप्लीकेशन के साथ ऐसा ऐसा फर्दर आगे होने वाला है। श्योर। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना चाहता है लातविया की, तो फर्स्ट प्रोसेस इज दिस कि स्टूडेंट को अपना उनके पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है एंड उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फ़ीस रहती है, एप्लीकेशन फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 100 euro to 200 euro की रहती है जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद जब एप्लीकेशन स्टूडेंट अपनी सबमिट कर देता है फीस के साथ तो उसको एक इंटरव्यू एंड इफ़ रिक्वायर्ड तो एक एंट्रेंस एग्जाम का भी लिंक आता है, सारी डिटेल्स आती हैं। तो फर्स्ट उसको इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद उसको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसे दोनों में ही पास करना होता है। लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम है यहाँ पे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही आता है, इंटरव्यू यहाँ पे कॉमन है। इफ़ अगर स्टूडेंट इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है तो उसको एक ऑफर लेटर मिलता है फ्रॉम द एंड ऑफ यूनिवर्सिटी। उसके बाद उसको एक स्टडी अग्रीमेंट मिलता है, स्टडी अग्रीमेंट में सारी डिटेल्ड मेंशन होती हैं कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसके बाद उसे वो स्टडी अग्रीमेंट साइन करने के बाद उसको वहाँ पे फीस सबमिट करनी होती है। ओके। तो फी मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में होता है या उसको फर्स्ट ईयर की फी सबमिट करनी है, या एडिशनल भी कुछ चार्जेस रहते हैं उसमें, क्या रहता है? सर फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस उसके साथ अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1000 euro का सिक्योरिटी डिपॉजिट।
ओके, तो Yes. सिक्योरिटी डिपॉजिट मोस्टली यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी रहता है? येस सर, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर आस्किंग फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन क्या होता है, अगर स्टूडेंट का सपोज 4,500 यूरो का 1 ईयर का ट्यूशन फी है जो उसे पे करना है, एंड उसके साथ उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना है, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1,000, तो 5,500 यूरो का वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरा पे करता है। लेकिन इफ इन रॉस के सिनेरियो अगर स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी ये पूरी फीस रिफंडेबल होती है ओके, बेसिकली, एंड जो वो 1,000 यूरोज अपने पे करता है वो उसकी नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस में इंक्लूड हो जाते हैं। अगर वो अच्छा नेक्स्ट ईयर की अगर वो स्टूडेंट नॉर्मली प्रोसीड करता है, उसको वीज़ा भी लग जाता है, तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फी में एडजस्ट हो जाएगा? यस सर, सपोज 4,500 यूरो फीस है, 5,500 यूरो पे कर रहा है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस प्लस 1,000 यूरो का सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब जो नेक्स्ट ईयर की फीस थी जो 4,500 थी, उसमें से 1,000 यूरो माइनस करके उसको जो नेक्स्ट ईयर फीस पे करनी है दैट विल बी 3,500। ओके, वो 1,000 यूरोज उसका डिडक्ट हो गया। यस सर। ग्रेट। फर्दर फिर क्या फर्दर प्रोसेस सर रहता है? ये होता है कि स्टूडेंट का अग्रीमेंट स्टूडेंट साइन कर देता है, उसके बाद वो फीस पे कर देता है, उसके बाद उसको रिसिप्ट वगैरह यूनिवर्सिटी को मेल करनी होती है, उसके बाद एक इनविटेशन लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी के एंड से। सो इनविटेशन लेटर में एक इनविटेशन नंबर मेंशन होता है, वो इनविटेशन नंबर स्टूडेंट को फर्दर यूज में आता है। लाइक उसको जब हेलो वेरिफिकेशन करना है या उसको वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करना है तो उन सारी चीज़ों में वो इनविटेशन नंबर रिक्वायर्ड रहता है। विदाउट दैट इनविटेशन नंबर स्टूडेंट वो चीज़ नहीं कर सकता। ओके, तो इनविटेशन जब तक उसको नहीं मिल जाता, विदाउट दैट पर्टिकुलर इनविटेशन नंबर और आईडी वॉट एवर इट इज़, उसके बिना स्टूडेंट ना तो अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और ना ही हेलो वेरिफिकेशन के लिए आगे प्रोसीड कर सकता है। यस सर। हेलो वेरिफिकेशन में भी कुछ अलग से एक्सपेंसेस लगते हैं या वो विदाउट एनी कॉस्ट होता है, क्या होता है उसका? सर बेसिकली हेलो वेरिफिकेशन इज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन विच वेरीफाइज डॉक्यूमेंट। अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहा है तो हेलो वेरिफिकेशन पोर्टल हेलो वेरीफाई का ये वर्क होता है कि स्टूडेंट जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, फाइनेंशियल, एकेडमिक, जो भी वीज़ा के लिए लगाएगा, हेलो वेरीफाई उसे वेरीफाई करता है कि वो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं या नहीं। जो स्टूडेंट्स का नेक्स्ट मेन कंसर्न रहता है वो ऑब्वियसली रहता है शो मनी का। बेसिकली अगर स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहा है तो 9 to 10 लाख इज इनफ फॉर शो मनी, एंड अगर वो बैचलर्स के लिए जा रहा है तो 12 to 15 लाख इनफ फॉर शो मनी।